Ready for study? Hello बच्चों, welcome to our channel Feel the Chemistry। हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा, हम लोग आए हैं नई वीडियो के साथ जिसमें हम आपको वेस्पर थ्योरी के बारे में बताएंगे। बेसिकली आपको हमने पीछे अभी तक कुछ डेफिनेशंस बताई थी, ऑक्टेट रूल के बारे में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में, इन सब चीज़ों को कवर किया था। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड वेस्पर थ्योरी के बारे में, जिसको फुल फॉर्म हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी होती है। ठीक है, तो पहले हम बेसिक बताते हैं कि आई क्यों, ठीक है, क्यों लाई गई, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम उसके क्या करेंगे, पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो भी शेप्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ कुछ बनाए जाते हैं इसके अकॉर्डिंग, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो ये थ्योरी थी आपकी, क्योंकि लुईस कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, ठीक है, लुईस कॉन्सेप्ट जो था वो मॉलिक्यूल्स के शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसीलिए एक सबसे पहला जो सिंपल थ्योरी लाई गई जिसने हमारे मॉलिक्यूल्स के शेप को बताया, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो कौन सी थी, हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम इन शॉर्ट वेस्पर थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको दिया किसने था, सिडविक एंड पॉवेल ने दिया था 1940 में। ठीक है, देन इसको बाद में किसने इम्प्रूव किया था, थोड़ा सा और इसको रीडिफाइन किया था, वो हमारे नायलॉम और गिल्सपाय थे। ठीक है, जिन्होंने 1957 में इसको और फर्दर इम्प्रूव किया था। ठीक है, इसमें ये होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है हमारा, वो क्या होता है, अदर जो बाकी उसके आसपास के एटम्स होते हैं उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होता है, लिंक्ड होता है। ठीक है, और वो कोवेलेंट हमारे बॉन्ड बनते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। देन उसके बाद क्या होता है, जो सेंट्रल एटम होता है हमारा, वो किससे सराउंडेड होता है, हमने पढ़ा था पीछे पीछे जो लेक्चर्स देखे, उसमें हमने पढ़ा कि हमारा जो सेंट्रल एटम होता है वो किससे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, सराउंडेड होता है। ठीक है, और कुछ वहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर्स भी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं उसके आसपास होते हैं। जैसे आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है, या आपने O3 के भी देखे होंगे, तो क्या होते हैं, बॉन्डेड एटम्स भी होते हैं, मतलब बॉन्ड्स भी होते हैं हमारे एटम्स के बीच में, और क्या होता है, लोन पेयर भी उन पे होते हैं। ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी होती है हमारी मॉलिक्यूल की, वो ये डिमांड करती थी उस टाइम पे कि भाई सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल क्या करेगी, मॉलिक्यूल डिमांड करेगी कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, बहुत ही मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। भाई जब एनर्जी कम होती है तभी स्टेबिलिटी होती है ना। तो ये डिमांड थी हमारी मॉलिक्यूल्स की कि हम पे क्या होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होंगे सेंट्रल एटम को जो सराउंड किए हुए हैं, वो बहुत ही एक दूसरे के क्या होंगे, अगर क्लोज होंगे, नियर होंगे, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपल करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल की, वो इंक्रीज़ कर जाती है। लेकिन अगर क्या होता है, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूरी पे हैं, तो क्या होगा, रिपल्शन जो होगा उनके बीच का वो बहुत कम हो जाएगा, और एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, दो भाई बहन हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, जिनको पसंद नहीं है एक दूसरे को, है ना, तो हम क्या करेंगे, वो दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, बाल खींच रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। तो अगर वो पास में रहेंगे, एक कमरे में रहेंगे, तो एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। वहीं अगर हम क्या करते हैं, अगर उनको अलग अलग कमरे में भेज देते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो एक दूसरे को देखेंगे नहीं, एक दूसरे के पास में नहीं होंगे, तो एक दूसरे से क्या होगा, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। तो जितनी दूरी उतना ही क्या होगा, रिपल्शन कम। ये चीज़ हमारी वेस्पर थ्योरी में बताई गई थी, और साथ ही साथ मेन जो उनका कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स के शेप को एक्सप्लेन करने के लिए लाई गई थी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब डिफ़ाइन करते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी मेरे पास कह सकता हूँ मैं बोर्ड अभी अरेंज नहीं हुआ है, जस्ट वाई मैं यहाँ पे अभी उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, है ना, बना करके, बट मैं ओरली कोशिश करता हूँ कि जितनी चीज़ें हो सकें आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो, समझ में आए। ठीक है, तो आप प्यार बनाइए, सब थोड़ा सा दोस्तों में शेयर करिए, व्यूज़ आप थोड़े से मुझे दिलाइए, जिससे मुझे क्या हो, अंदर से फील आए कि हाँ यार बच्चों को समझ में आ रहा है, पसंद आ रही वीडियोस। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी इससे स्विच होकर के मैं बोर्ड पे आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं, सेंट्रल एटम को सराउंड किए होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और अगर क्या होता है, एक दूसरे से वो कोशिश ये करते हैं कि दूर बने रहें। ठीक है, एक दूसरे से क्या हो, फार अपार्ट रहें। ठीक है, जिससे क्या होगा, रिपल्शन जो होगा उनके बीच का वो कम हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल में मिनिमम एनर्जी होगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ये डिफिनीशन है। अब इसको थोड़ा सा हम इंग्लिश में भी पढ़ के देखते हैं। तो
electron pairs surrounding the central atom repel each other and move so far apart from one another that there are no further repulsion between them. As a result, the molecule has minimum energy and the maximum stability. ये होती है इसकी डेफिनेशन. ठीक है. फिर इन्होंने एक चीज़ कुछ एजम्पशन, ये जो हमने अभी ये चीज़ें पढ़ी इसके बेसिस पे क्या था, कुछ एजम्पशंस थे जिसको बेसिक एजम्पशन ऑफ वेस्पर थ्योरी भी बोला जाता है ना, जिसमें ये उन्होंने फाइंड किया कि अगर मॉलिक्यूल सिर्फ 2 एटम्स कंटेन करता है तो उसका शेप जो होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा. और अगर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, मान लीजिए 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स कंटेन कर रहा है, तो उसमें जो एक एटम होगा वो हमेशा क्या होगा, सेंट्रल एटम कहलाएगा. और उससे बाकी जो 2 होंगे वो क्या होंगे, लिंक्ड होंगे. 3 की बात की जा रही है, अगर 3 एटम्स हैं तो उसमें एक जो होगा वो क्या होगा, हमेशा सेंट्रल एटम होगा, बाकी 2 जो होंगे उससे लिंक्ड होंगे. ठीक है, ये कुछ एजम्पशंस थे. बाकी अभी हम पोस्टुलेट्स भी देखते हैं कि पोस्टुलेट्स में भी क्या बताया गया. फिर था कि अगर सेंट्रल एटम आपका सिमिलर एटम से क्या होता है, लिंक्ड होता है और किससे घिरा हुआ है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है, सराउंडेड है. ठीक है, तो जो उनके बीच का रिपल्शन होगा वो सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा. ठीक है, मतलब ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगा, जितना एक दूसरे के बीच का रिपल्शन बराबर रहेगा. तो जो मॉलिक्यूल का शेप होगा तब वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा. ठीक है, और उसके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री कहलाएगी. कब, उस केस में जब आपका कोई भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होगा सेंट्रल एटम के अराउंड, क्या होगा, सिर्फ आपके बॉन्ड पेयर होंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तब रेगुलर ज्योमेट्री होती है और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है शेप का, मतलब शेप जो होगा मॉलिक्यूल का वो सिमेट्रिकल होगा. और चौथा क्या कहता है कि अगर सेंट्रल एटम आपका डिफरेंट एटम से क्या है, सराउंडेड है. ठीक है, और क्या हो रहा है, डिफरेंट एटम्स हैं, या हम कह सकते हैं बॉन्ड पेयर साथ ही साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है, सराउंडेड है, तो रिपल्शन जो होगा वहाँ पे डिफरेंट होगा, अलग होगा. और उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल इर्रेगुलर हो जाएगा और उसकी डिस्टॉर्टेड क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी. ठीक है, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारे क्या थे, कुछ उन्होंने ये दिए थे, क्या, रिपल्शन इंटरेक्शन जो था इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, उसका एक ऑर्डर है, जहाँ पे हमारा लोन पेयर जो होते हैं अगर क्लोज हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, रिपल्शन होगा. लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो रिपल्शन थोड़ा कम होगा, और सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है तो रिपल्शन बहुत कम होगा. तो उसके बेसिस पे क्या था, ये एक हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर था. ठीक है, और एग्जैक्ट शेप जो होता है मॉलिक्यूल का वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे डिपेंड करता है जो आपके सेंट्रल एटम के अराउंड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये थे अभी थोड़े हमने एजम्पशंस पढ़े, वेस्पर थ्योरी क्या होती है वो पढ़ा, क्योंकि बाकी अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उतना डीप में नहीं बताया गया है. मैंने भी थोड़ा सा सर्च वर्च किया था. वेस्पर थ्योरी लोग बेसिकली सब समझा देते हैं कि उसने शेप बताई, ज्योमेट्री बताई. लोन पेयर अगर एक भी नहीं है, ठीक है, सिंपल सा बता देते हैं कि लोन पेयर अगर एक भी नहीं है ना, और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं तो हमारी ज्योमेट्री जो होती है रेगुलर होती है. ये सब चीज़ें ऐसे बताते हैं. बट मैं प्रॉपर सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि वेस्पर थ्योरी होती क्या है, उसके एजम्पशंस क्या थे, पोस्टुलेट्स क्या हैं वो भी देखते हैं. देन उसके बाद हम शेप्स देखते हैं. पहला पोस्टुलेट क्या कह रहा है, जो मॉलिक्यूल का शेप है वो जैसा कि मैंने बता दिया, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं, जो आपके सेंट्रल एटम के अराउंड होते हैं. ये अभी हमने उसमें एजम्पशन में भी बताया. सेकेंड पॉइंट क्या है कि आपके जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस में, जिससे कि उनको मिनिमम रिपल्शन फील हो और मैक्सिमम डिस्टेंस उनके बीच की हो जाए. क्या बोला मैंने, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पोजीशंस को स्पेस में ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको क्या हो, मिनिमम रिपल्शन मिले, रिपल्शन उनका क्या हो, कम हो, और डिस्टेंस जो उनके बीच की वो ज़्यादा हो. ठीक है, तभी स्टेबिलिटी बन पाएगी. वैलेंस शेल जो हम लेते हैं स्फीयर में इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ, ठीक है, वो आपके कहाँ पे लोकलाइज होते हैं, स्फेरिकल सरफेस पे लोकलाइज होते हैं, जहाँ से उनको क्या हो, एक दूसरे से वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो. ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइज होते हैं आपके स्फेरिकल सरफेस में. ठीक है,
मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है और 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं मल्टीपल बॉन्ड के, तो उनको एज अ हम सिंगल सुपर पेयर कंसिडर करेंगे, ठीक है, ट्रीट करेंगे। ये उन्होंने पोस्टुलेट्स में बताया था, वेस्पर ने, मतलब वेस्पर थ्योरी में पोस्टुलेट्स में बताया गया था। जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, वो मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेस्पर मॉडल जो था वो ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए भी क्या था, एप्लीकेबल था। जो वेस्पर मॉडल था हमारा किन स्ट्रक्चर्स के लिए एप्लीकेबल था, जहाँ पर हमारे 2 या 2 से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या कर सकें, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ 6 पोस्टुलेट्स थे आपके, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। फिर ये चीज़ मैंने बता ही दी। एक चीज़ लिखी है कि लोन पेयर जो होते हैं आपके सेंट्रल एटम पे क्या होते हैं, लोकलाइज होते हैं, और हर एक बॉन्ड पेयर जो होता है वो एटम्स के बीच में शेयर होता है। सिंपल सी बात है, अमोनिया का जैसे मैंने बताया, तो आपका लोन पेयर किस पे होता है, नाइट्रोजन पे होता है, जो कि आपका सेंट्रल एटम होता है। और बॉन्ड पेयर्स आपके क्या होते हैं, बाकी जो 2 एटम्स आपके 3 आपके हाइड्रोजन्स होते हैं, उनसे क्या होता है, बॉन्ड पेयर्स आपके लगे होते हैं, ठीक है। अब आता है जिससे रिजल्ट क्या होता है, आपको क्या मिलता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मॉलिक्यूल में, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, ठीक है। लोन पेयर हमेशा क्या करते हैं, आपका स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में, जिससे कि रिपल्शन जो होता है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। फिर आते हैं, वही चीज़ है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर आपके क्या हैं, 2 हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका ज्योमेट्री लीनियर होती है, बॉन्ड एंगल आपका 180 का होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल हैं BeCl2 और HgCl2। और अगर आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या आते हैं, 3 आते हैं, तो उनका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है उसको हम ट्रायगोनल प्लेनर बोलते हैं, और उनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में भी हम सारी चीज़ें बताएंगे कि अभी क्योंकि कुछ चीज़ें बची हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक मैंने डेफिनेशन नहीं बताई अभी, और उसके बाद फिर आपका बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं कुछ, है ना, जिसमें बॉन्ड एंगल, रेडियस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर अगर आपका क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के हैं, अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात की जा रही है, जिसमें आपको क्या है, 4 होते हैं, तो टेट्राहेड्रल बनता है आपका 109 डिग्री 5 मिनट का, या 109.5 डिग्री का क्या होता है आपका बनता है। इसका फॉर्म अपने एग्जांपल देखें तो मीथेन होता है, ठीक है, अमोनियम आयन होता है। तो मैंने बताया भी कि अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या हैं, 3 हैं, ठीक है, तो 2 केस आते हैं इसमें। आपने जैसे पढ़ा है, एक होता है AB2 टाइप, AB3 टाइप, ठीक है, और एक होता है AB2L टाइप, जिसमें मतलब क्या होता है, आपके बॉन्ड पेयर्स अगर 2 हैं, जैसे मैंने टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो मैंने बताया 3 है, ठीक है। अब उसमें क्या हो सकता है कि उसमें 2 आपके क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका बेंट V शेप बनता है, जैसे कि आपका SO2 होता है, O3 होता है, ठीक है, SnCl2 होता है। तो ये सब क्या होते हैं, इसमें आपके 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर भी होता है, तब इस केस में क्या होता है, बेंट V शेप बनता है, ठीक है। फिर आता है जैसे कि अभी हमने 4 की बात करी है, पीछे आपका जो 4 का था, इसमें हमने पढ़ा कि टेट्राहेड्रल होता है ना। अब अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या है आपके, 4 थे, बट अगर इस केस में क्या हो जाए, 3 बॉन्ड पेयर हो जाए, 1 लोन पेयर हो जाए, AB3L टाइप जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका ट्रायगोनल पिरामिडल आपकी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर की ज्योमेट्री हो जाएगी, मतलब शेप जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रायगोनल पिरामिडल हो जाता है। किस केस में, AB3L, मतलब 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। और उसका कुछ एग्जांपल अगर आप नोट करना चाहें तो PCl3 होता है, NF3 होता है, ठीक है, PH3 होता है, कई आप देख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन होता है H3O+। तो ये सारे क्या होते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन के केस में। एक और इसमें होता है जिसमें आप AB2L2 टाइप कहते हैं, मतलब 2 बॉन्ड पेयर हो जाएं और 2 लोन पेयर हो जाएं, तब क्या ज्योमेट्री हो जाएगी, तब वहाँ पे आपकी बेंट शेप होती है, ठीक है, जिसमें आपका H2S का एग्जांपल आता है। सारी चीज़ें तो यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी एंड में मैं वीडियो के एंड में भी फ़ोटो आपको लगा दूँगा, जिससे आप वहाँ पे उसको रोक करके क्या कर लीजिएगा,
आप वहाँ पे नोट कर लीजिएगा, या मैं यहीं सेंटर पे भी कहीं लगा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि आपके नंबर ऑफ़ मैंने बताया ना कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स के हैं आपके 5 हैं तो उस पर भी 3 तरह के केसेस आते हैं, 3 नहीं 4 तरह के आते हैं। उसमें क्या होता है कि एक होता है AB5, मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, सारे बॉन्ड पेयर होंगे, तो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, जिसमें आपका PCl5 एक एग्जांपल है जो कि लिखा हुआ है, ये आता है। अब इसी में और भी होते हैं कि अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तब क्या होता है, तो वहाँ पे सीसॉ आपकी ज्योमेट्री होती है, शेप होती है। SF4 उसका क्या होता है, आपका एग्जाम्पल होता है। आगे मैंने लगा दिए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है, आप देख भी सकते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं। उसके बाद एक होता है 3 बॉन्ड पेयर हैं, अगर 2 लोन पेयर हैं तब क्या हो जाता है, T शेप बनता है, ठीक है, जिसमें आपका ClF3 आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। फिर 4th टाइप क्या है इसका, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे, तो लीनियर बनता है आपका XCF2, उसका क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो, टोटल 6 हों, तो मेन तो है कि जब बॉन्ड पेयर सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हों, लोन पेयर एक भी ना हो, तब आपका ऑक्टाहेड्रल बनता है, ठीक है। और अगर 5 बॉन्ड पेयर हो जाए, एक लोन पेयर हो जाए, मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, ये रहा, ठीक है। मतलब देखिए 6 वाले पे था ना, 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो क्या हो जाता है, आपका शेप स्क्वायर पिरामिड हो जाता है, BRF3 उसका एग्जाम्पल है। अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तब क्या हो जाता है, उसमें आपका शेप जो होता है वो बदल करके स्क्वायर प्लेनर में हो जाता है, XCF4 इसका एग्जांपल है। ये आपके यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं, इसका आप रोक करके स्क्रीनशॉट, या फिर आपके NCERT में ऑलरेडी है, वैसे आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि हम निकालें कैसे, कि भाई अगर कोई हमें दिया गया है कि दे दिया गया मॉलिक्यूल, हमें मान लीजिए NH3 दे दिया, वाटर दे दिया, तो हम कैसे देखेंगे उसमें कि आपका कौन सा, कितने नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर्स हैं यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स हैं। तो उनको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सेंट्रल एटम के अराउंड आपको देखना है अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है सेंट्रल एटम के अराउंड वो क्या है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो जो भी आपका फ्री एटम में क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करिए, कितने नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको किससे जोड़िए, जितने भी सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम्स होंगे, जैसे मैंने बोला ना कि XCF4 है, तो अब 4 फ्लोरीन है ना, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, मोनोवैलेंट एटम्स 4 हो गए, तो वहाँ पे 4 लिखिए। फिर उसके ऊपर कितना चार्ज लगाए, मान लीजिए XCF4 माइनस लगाए, प्लस लगाए, प्लस का 1 लगाए तो यहाँ पे +1 लिखिए, -1 लगाए तो माइनस लगा के लिखिए, +1 +2 +3 जो भी चार्ज है उसको यहाँ पे आप लिखिए। फिर क्या करिए, सबको जोड़ करके देन 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्या हो जाता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं निकाल के आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम निकालते हैं। उसका एक फॉर्मूला रहता है क्या, कि हाफ, मतलब आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उससे पहले क्या करेंगे, जो भी सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके नंबर को लिखेंगे, उसको किससे जोड़ेंगे, जितने नंबर ऑफ़ एटम्स आपके सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होंगे उसको काउंट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और देन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप क्या करते हो, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम निकाल पाते हो। बट कुछ केसेस होते हैं जिसमें चार्जेस भी आपके क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, जैसे कि प्लस चार्ज लगा, माइनस चार्ज लगा है। जैसे मैंने एक सेकंड एग्जांपल लिया हुआ है कि उस पर NH2 पे माइनस का चार्ज लगा है, तो वो भी हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। उसके लिए भी एक चीज़ लिखनी होती है, मैं भी आपको फॉर्मूला प्रॉपर जो 2 स्टेप्स हैं वो भी अभी लिख के बता दूंगा, ठीक है। जिसमें होता ही है कि अगर आपके निगेटिव आयन है, ठीक है, अगर उस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो आप क्या करेंगे, जितना नंबर ऑफ़, मतलब जितने नंबर आपका क्या है निगेटिव चार्ज है, उतना ही क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, ऐड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द यूनिट निगेटिव चार्ज ऑन द आयन, ठीक है, टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। आप क्या करेंगे, अगर जैसे यहाँ पे क्या था, एक निगेटिव चार्ज था, तो हमने क्या किया, एक जोड़ा, जितना निगेटिव चार्ज है उतना आप क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और अगर यहाँ पे प्लस चार्ज होता तो उतना ही क्या करते आप, माइनस करते, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब है कि पॉजिटिव आयन के केस में क्या होगा, आप उतना ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद एक चीज़ और होती है कि नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर्स जो होते हैं वो आपके किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स के बराबर होते हैं, जो आपके सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं उसके बराबर, ठीक है। और नंबर ऑफ़ लोन पेयर किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर, जितने टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे
उसमें से आप नंबर ऑफ़ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपको क्या मिल जाता है, लोन पेयर। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे कि शेप क्या लिया हमने, ClF3 का शेप लिया है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्लोरीन एटम पे आपको पता है 7 होते हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स जो आपके सिंगल बॉन्ड से क्या है लिंक्ड हैं वो कितने हैं, 3 है, क्योंकि 3 फ्लोरीन एटम मोनोवेलेंट एटम मैंने अभी बताया था आपको वीडियो में, ठीक है। तो मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एटम्स जो आपके सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं वो 3 हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालना है। हमने क्या कहा, जितना वैलेंस सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो 7 थे, वो लिखा। उसको किससे जोड़ा, जितने नंबर ऑफ़ एटम्स आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कितने, 3 है, जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया हमें, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिल गए। अब क्या है, इस पे बॉन्ड पेयर हमें निकालना है। हमने बताया नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स जो आपके क्लोरीन एटम से जुड़े होते हैं उसी के बराबर होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे हमने लिख दी, 3 होते हैं। लोन पेयर निकालना होता है। लोन पेयर के लिए मैंने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स माइनस जितने आपके क्या होंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेयर्ड पेयर्स, नंबर ऑफ़ शेयर्ड पेयर्स कितने थे, 3 थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे, उससे क्या मिल जाएगा हमें, लोन पेयर। तो मतलब क्या आया, लोन पेयर आया हमारा 2, और हमारे बॉन्डेड वाले कितने आए, 3, ठीक है। 3 क्योंकि आपका क्या था, जुड़ा हुआ था Cl से, तो ये किस टाइप का बन गया, बॉन्डेड 3 और आपके लोन पेयर 2, तो ये कौन से टाइप का हो जाता है, AB3L2 टाइप। और इसके लिए फिर आपको याद रहना चाहिए कि अगर ऐसा टाइप आता है तो उसका T शेप्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्या, NH2 पे। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे नाइट्रोजन एटम पे, क्योंकि यही हमारा सेंट्रल एटम है, तो वो कितना होता है, 5 होता है। अब मैंने बताया ना कि अगर कोई आयन क्या है आपका, निगेटिव आयन है, तो जितना चार्ज माइनस होगा उतना आप सेंट्रल एटम पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 1 माइनस का था इसलिए हमने सेंट्रल एटम पे क्या कर दिया, 1 को जोड़ दिया, तो ये 6 हो गया हमारे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ़ आपके एटम्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम से, तो कितने थे, 2, तो वो लिख लिया हमने। फिर हम क्या निकालते हैं, टोटल नंबर। अब उसको क्या करेंगे, बस भाई जो 6 आया है उसको 2 से जोड़ के फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, उससे क्या मिल जाएगा हमें, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिल जाएंगे अराउंड सेंट्रल एटम। अब उसके बाद हम देखते हैं बॉन्डेड एटम्स कितने, तो वो जितने नंबर ऑफ़, हमने जैसे बताया ना नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर निकालना है, तो नंबर ऑफ़ एटम के ही बराबर होता है जो हमारे सेंट्रल एटम से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है, बॉन्ड पेयर्स। और लोन पेयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल में से बॉन्ड वाले को माइनस कर देते हैं। टोटल आया था 4, उसमें से बॉन्ड वाले को हम क्या करेंगे, जो लिंक थे हमारे, माइनस कर देंगे, उससे लोन पेयर आ जाएगा। अब ये कौन सा टाइप बन गया, AB2L2 टाइप, तो इसका शेप क्या होता है, V शेप, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो रिक्वेस्ट होगी दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए जो भी चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।